नमस्कार दोस्तों, एजू सचिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फरवरी 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं। हमारा वादा है कि सरकारी परीक्षाओं के लिए आपको 100% कवरेज मिलेगा ताकि एक भी जरूरी पॉइंट छूट ना जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम इन 6 खास हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार, फिर राज्यों की पूरी खबरें, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय घटनाएं और इंडेक्स, फिर रक्षा, विज्ञान और पर्यावरण, फिर इकोनॉमी, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स, और आखिर में महत्वपूर्ण दिवस और बाकी बची हुई जरूरी बातें। इस तरह से सब कुछ एक ऑर्गेनाइज तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए आगाज करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, राष्ट्रीय समाचार। यहां हम सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं और पहलू पर फोकस करेंगे। हम सब जानते हैं कि ये टॉपिक्स एग्जाम्स के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखते हैं इस महीने क्या क्या नया आया है। अच्छा, इस स्लाइड पर काफी जरूरी योजनाएं हैं, तो चलिए एक एक करके आराम से समझते हैं। सबसे पहले है पीएम धन धान्य कृषि योजना। इसकी घोषणा बजट में हुई थी और यह 100 क्षेत्रों में किसानों की मदद करेगी। इसके बाद है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, जो स्कूलों में डिजिटल किताबों को हमारी भारतीय भाषाओं में लाएगी। बहुत बढ़िया पहल है। महिला उद्यमिता को आप जानते हैं बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी एमएसडीई ने स्वावलंबनी प्रोग्राम शुरू किया है। फिर आती है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर स्कीम। इसका मकसद है महिला स्वयं सहायता समूह मतलब एसएचजीज को फाइनेंशियली और भी मजबूत करना। एनीमिया से लड़ने के लिए आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिलकर मिशन उत्कर्ष लॉन्च किया है। ओडिशा सरकार ने भी महिलाओं के लिए खास सुभद्रा स्कीम शुरू की है। और हाँ, युवा लेखकों के लिए शिक्षा मंत्रालय की पीएम युवा 2.0 पहल तो है ही। हम आगे भी इन योजनाओं पर नजर बनाए रखेंगे। अब बारी है राज्यों की खबरों की। हम इसे इलाके के हिसाब से देखेंगे, मतलब रीजन वाइज, ताकि याद रखने में आसानी हो। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। तो उत्तर भारत में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऑपरेशन 11 लागू हुआ और बुलंदशहर में खुर्जा थर्मल पावर प्लांट शुरू हो गया है। हरियाणा की बात करें तो वहां विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025 और किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना जैसी पहलें शुरू हुई हैं। राजस्थान ने MYNREGA ऐप लॉन्च किया है और उदयपुर में जल मंत्रियों का एक सम्मेलन भी हुआ। दूसरे उत्तरी राज्यों में देखें तो हिमाचल ने अपना पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल खोला है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी डेवलपमेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। और नई दिल्ली के एम्स में एक बायो वेस्ट प्लांट भी लगाया गया है। चलिए अब दक्षिण और पश्चिम भारत का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी बन रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। गुजरात में कच्छ का गुनेरी गांव एक बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है। कर्नाटक ने देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी पॉलिसी लॉन्च की है, जिसका मकसद निवेश को खींचना है। उन्होंने क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी और कावेरी 2.0 पोर्टल भी लॉन्च किया है। तमिलनाडु पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स 2025 में टॉप पर है और टाटा पावर यहां भारत का सबसे बड़ा सोलर सेल बनाने का प्लांट लगाएगा। केरल में विधानसभा में एक नई ट्रांसलेशन सिस्टम शुरू की गई है और तेलंगाना में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए एक सेंटर C4IR स्थापित किया गया है, जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर फोकस करेगा। और राज्य समाचार के आखिरी पड़ाव में अब हम पूर्व और पूर्वोत्तर भारत की ओर देखते हैं। ओडिशा ने 5,000 करोड़ रुपए की विकासिता गांव योजना शुरू की है और सिमिलीपाल में ट्रेल गार्ड एआई पहल भी काफी महत्वपूर्ण है। असम में दीपोर बील में पक्षियों की गिनती हुई। अरुणाचल प्रदेश में दुलारी कन्या योजना शुरू की गई। सिक्किम ग्रीन स्कूल रेटिंग में पूरे नॉर्थ ईस्ट में पहले नंबर पर रहा। ये वाकई बहुत अच्छी बात है। पश्चिम बंगाल ने नोडी बंधन योजना शुरू की है और बिहार में गया की पत्थर कला को जीआई टैग मिला है। ये सवाल तो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, अंतरराष्ट्रीय समाचार और सूचकांक। दुनिया भर में क्या चल रहा है और बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में भारत की रैंकिंग क्या है, ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालते हैं। स्विट्जरलैंड ने बांग्लादेश, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के लिए अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बंद कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पास किया है। फ्रांस एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा।
एक बहुत बड़ी कामयाबी ये है कि नाइजर रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। ये वाकई एक शानदार खबर है। वहीं पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय यानी इकोवॉस से माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने खुद को अलग कर लिया है, जो उस इलाके के लिए एक बड़ा राजनीतिक बदलाव है। यूके ने ग्रेव हॉक हाइब्रिड मिसाइल का टेस्ट किया और जापान में अर्थक्वेक स्वॉर्म की वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी। अब फोकस करते हैं इंडेक्स और समिट्स पर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत 93वें स्थान पर रहा, जिसमें डेनमार्क टॉप पर है। वहीं लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी LPI में भारत की रैंक 38 है। इंपॉर्टेंट समिट्स की बात करें तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 दुबई में होगा, बिम्स्टेक यूथ समिट गांधीनगर में और ब्रिक्स यूथ काउंसिल नई दिल्ली में हुई। नई दिल्ली में जो रायसीना डायलॉग हुआ उसमें ग्रीस के प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट थे और इंडिया एनर्जी वीक गोवा में हुआ। हमारा चौथा सेक्शन रक्षा, विज्ञान और पर्यावरण के लिए है। ये तीनों ही फील्ड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उन पर नजर रखना बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम्स के लिए। चलिए डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या क्या नया हुआ है वो देखते हैं। DRDO ने VHORDS बनाया है। ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब इसे उठाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। R-37M रूस की लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने यशस एयरक्राफ्ट डेवलप किया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कीरा M1। यह हाइप्रिक्स द्वारा बनाया गया भारत का पहला प्राइवेट सुपरसोनिक रैमजेट इंजन है। यह सच में एक बहुत बड़ी छलांग है हमारे देश के लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करते हैं। ट्रूपेक्स 25 ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा थिएटर लेवल अभ्यास है। धर्म गार्जन ये होता है भारत और जापान के बीच। एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच हुआ। एक्सरसाइज विंग्ड रेडर्स भारतीय सेना का एक एयरबोर्न अभ्यास है। सदा तंसीक भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया गया। कोमोडो 2025 इंडोनेशिया में एक मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। और जल थल रक्षा ये गुजरात में भारतीय सेना ने किया था। अंतरिक्ष की दुनिया में चलें तो शुभांशु शुक्ला को एक्सियम 4 मिशन के लिए पायलट के तौर पर चुना गया है। भारत का समुद्रयान मिशन, जो कि मत्स्य 6000 के साथ एक डीप ओशन मिशन है, वो भी प्रगति पर है। हमारे इसरो ने फीस्ट सॉफ्टवेयर पर अपडेट दिए हैं। ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए है। साथ ही व्योम मित्र ह्यूमनॉइड रोबोट और नाविक नेविगेशन सिस्टम, जो भारत का अपना GPS है, उस पर भी अपडेट्स आए हैं। नासा का स्फीयर टेलीस्कोप और पेंडोरा मिशन भी काफी चर्चा में रहे। अब जरा इस इनोवेशन हब को देखिए। यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। जापान का रेमे दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर है। एनवीडिया ने जेनेटिक रिसर्च के लिए EVO2 AI बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने मेजोरेना 1 क्वांटम चिप बनाई है। IIT मद्रास एशिया के पहले ग्लोबल हाइपरलूप इवेंट की मेजबानी करेगा। OpenAI ने डीप रिसर्च नाम का एक नया AI टूल पेश किया है और IIT दिल्ली ने सड़क सुरक्षा के लिए AI पर आधारित प्रोजेक्ट अभय शुरू किया है। हेल्थ और मेडिकल साइंस में भी कुछ बहुत जरूरी डेवलपमेंट्स हुए हैं। IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस बनाया है, जो रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी DBT का एक डेटा रिपोजिटरी है गर्भिणी दृष्टि। अमेरिका ने सुजिट्राजीन नाम के एक नए नॉन ओपियोइड पेन किलर को मंजूरी दी है। और जो बीमारियां खबरों में रही उनमें ब्रूसेलोसिस और एर्जिन शामिल हैं, जिसे IIT दिल्ली ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए बनाया है। अब पर्यावरण और जैव विविधता की ओर बढ़ते हैं। केरल में इंडोस्टिक्टा डिकेंसिस नाम की डैमसेल फ्लाई और मिर्मेसिया पायरिफॉर्मिस नाम की बुल एंट जैसी नई प्रजातियों की खोज हुई है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर को चीतों का दूसरा घर बनाया जा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयास है। असम के दीपौर बील में पक्षियों की गिनती की गई। हेनिपा वायरस, जो फ्रूट बैट से फैलता है, वो भी चर्चा में रहा। और दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू पार्क में एक बायो बैंक स्थापित किया गया है। चलिए अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें सेक्शन पर, जिसमें हम 3 हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को एक साथ कवर करेंगे। अर्थव्यवस्था, खेल और पुरस्कार। एग्जाम्स में इन तीनों से ही बहुत सवाल बनते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से 2025-26 के लिए GDP का अनुमान 6.5 से 7.0% के बीच है। RBI ने डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स जारी किया है। MSMEs के लिए जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है, उसमें अब 90% कवरेज है।
आरबीआई ने डेटा तक आसान पहुंच के लिए आरबी डेटा नाम का एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट भी जारी हुई है और एक बड़ी उपलब्धि ये है कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बनाने वाला देश बन गया है। खेल जगत में देखें तो आईसीसी ने जसप्रीत बुमराह को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। भारत ने U19 महिला T20 विश्व कप जीता है, जिसकी मेजबानी मलेशिया ने की थी। क्रिकेट से रिद्धिमान साहा और दिमुथ करुणारत्ने ने संन्यास ले लिया है। टेनिस की बात करें तो दिल्ली ओपन 2025 किरियन जैकेट ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला वर्ग में आर्याना सबलेंका और पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच विजेता रहे और सिमोना हालिप ने भी टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। दूसरी जरूरी प्रतियोगिताओं की बात करें तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होगा और इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट मौली है। हॉकी इंडिया लीग में बंगाल टाइगर्स विजेता रहे। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज में आर प्रज्ञानानंद रनर अप रहे। स्नूकर में पंकज आडवाणी ने एशियन स्नूकर 2025 का खिताब जीता। पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 जो थाईलैंड में हुआ, उसमें भारत टॉप पर रहा और सैफ U19 महिला फुटबॉल में भारत और बांग्लादेश जॉइंट विनर्स रहे। अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों और निधनों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नियुक्तियों में जोथम नपत वानुआटू के प्रधानमंत्री बने हैं। नवीन तहलियानी टाटा डिजिटल के नए सीईओ बने हैं। जस्टिस AM खानविलकर लोकपाल अध्यक्ष बने हैं और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं हमें कुछ प्रतिष्ठित हस्तियों को अलविदा भी कहना पड़ा, जिनमें प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट, शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान और भोपाल शाही परिवार के नवाब सलामत खान शामिल हैं। ये स्लाइड सम्मान और पुरस्कारों के बारे में है और ये बहुत बहुत जरूरी है। इस वर्ष भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, PV नरसिम्हा राव जी, चरण सिंह जी और MS स्वामीनाथन जी को सम्मानित किया गया है। NTPC लिमिटेड को फॉरवर्ड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला। पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम विमेन ऑफ द ईयर चुना गया। नागालैंड को उसकी वन परियोजनाओं के लिए स्कॉच अवार्ड दिया गया। साहित्य अकादमी अंग्रेजी का पुरस्कार नीलम सरन गौर को मिला और KPP नाम्बियार अवार्ड S सोमनाथ को प्रदान किया गया। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, महत्वपूर्ण दिवस और विविध। इसमें हम फरवरी के जरूरी दिनों, उनकी थीम्स और कुछ और करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए फरवरी के महत्वपूर्ण दिवसों और उनकी थीम्स को याद करते हैं, क्योंकि थीम बहुत पूछी जाती है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। थीम थी क्लोज द केयर गैप। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। थीम थी वेटलैंड्स फॉर ह्यूमन वेलबींग। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। थीम रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जिसकी थीम थी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 13 फरवरी को ही सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और आखिर में कुछ विविध करंट अफेयर्स। 38वां सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में आयोजित किया गया। पर्यटन मंत्रालय द्वारा लाल किले पर भारत पर्व 2025 का आयोजन हुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वेव्स 2025 की घोषणा की। आदि महोत्सव नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मनाया गया। कल्चर में छत्तीसगढ़ की डोकरा कला और असम का बाथुइज्म चर्चा में रहे। और एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि INS गुलदार को विशाखापट्टनम में एक म्यूजियम में बदला जाएगा, जो एक डिफेंस हेरिटेज साइट बनेगा। तो दोस्तों, ये था फरवरी 2025 का हमारा पूरा कवरेज। याद रखिएगा, हमने हर एक पॉइंट को कवर किया है ताकि तैयारी में कोई भी कसर न रह जाए। बस रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वही सफलता की कुंजी है। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो एडु सचिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे की अपडेट्स भी मिलते रहें। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।